बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जरब की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लिखना पढ़ना सीखे में जो नई सीरीज़ का आगाज़ हमने किया हुआ है, आज हम उर्दू ज़ीरो से सबक नंबर 2 अलिफ़ का मुकम्मल तारुफ़ सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं अलिफ़ की जो पहचान है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कैलीग्राफी में देखें तो अलिफ़ कोई जो शक्ल है वो इस तरीके से होती है कि ऊपर से थोड़ी सी मोटाई है और नीचे से थोड़ी सी बारीकी है और बड़ी खूबसूरती के साथ जो ना एक लय में ऐसे आता है। ठीक है, अलिफ़। और अगर आप बात करें हैंड राइटिंग की, तो आम जो उर्दू की हैंड राइटिंग में अलिफ़ जो है ना वो बिल्कुल सीधा और लंबा होता है और ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, तो ये अलिफ़ जो है ना वो कहलाता है। अब अगर आवाज़ की बात करें तो अलिफ़ की अपनी आवाज़ नहीं होती, बल्कि ये दूसरों की आवाज़, दूसरे हरूफ की आवाज़ के साथ मिल के उनकी आवाज़ को लंबा करता है। ठीक है, जैसे अगर आप बे अलिफ़ बा लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बताऊँ कि बे अलिफ़ बा अगर आप लिखते हैं तो ये देखें कि ये बे की जो आवाज़ है वैसे तो होती है ब, लेकिन जब इसके साथ अलिफ़ लगा दिया जाता है तो इससे कहते हैं बे अलिफ़ बा। बा, इसी तरह ते अलिफ़ ता, तो ये दूसरे हरूफ की आवाज़ को लंबा कर देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अलिफ़ की जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं वो कौन सी होती हैं। तो अलिफ़ की जो अपनी आवाज़, मैंने जैसे पहले बताया है कि अलिफ़ की अपनी आवाज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर अलिफ़ के ऊपर हम लगा देते हैं, ज़बर लगा देते हैं। ज़बर का मतलब क्या है कि एक छोटी सी लाइन होती है तिरछी, और ये हरफ के ऊपर लगाई जाती है, इसे ज़बर कहते हैं। तो इसे हरकत भी कहते हैं, क्योंकि हरकत जो है ना ये क्या कहलाती हैं, ये ज़बर ज़ेर पेश जो होती हैं ये हरकत कहलाती हैं। और किसी भी हरफ के ऊपर जब ये लगती है, ज़बर लगती है, तो उस हरफ को ये हरकत दे देता है। यानी कि अलिफ़ जो है ना बज़ाते ख़ुद ये हरकत नहीं करेगा, ऊपर आप ज़बर लगा देते हैं तो ये क्या करता है कि उसकी आवाज़ को अ बना देता है, अ। ठीक है, खाली अलिफ़ लिखेंगे तो वो क्या है कि वो सिर्फ़ अलिफ़ है, लेकिन ऊपर ज़बर लगाएंगे तो ये बनता है अ। तो अ जो है आवाज़, तो ये है कि इसको हम ए के साथ लिखते हैं। ठीक है, अलिफ़ ज़बर अ, अलिफ़ ज़बर आ, अलिफ़ ज़बर आ। तो आ की जो मिसाल मैं देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकबर। ठीक है, अगर मैं अ से अकबर लिखता हूँ तो ये अ की आवाज़ पैदा कर रहे हैं। इसी तरह अलिफ़ से अनार, ये देखें अ, अनार। अ से अमर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अ की आवाज़ पैदा करता है, और इसके लिए इस्तेमाल क्या होता है, ए। और अगर अलिफ़ के नीचे आप ज़ेर लगा देते हैं तो फिर ये किसकी आवाज़ पैदा करता है, ई की। ई, ई। तो ई की आवाज़ जो है ना ये आई से भी लिखा जाता है और ई से भी लिखा जाता है। इसको हम यहाँ पे ई को भी लिख देते हैं, बाज़ औक़ात ये ई के साथ भी लिखा जाता है, लेकिन आई जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ई से इधर, ई से इधर, यानी कि इधर आओ। इसी तरह ई से इमाम, इमाम। इसी तरह ई से इनाम। ठीक है, तो ये ई की आवाज़ पैदा कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर अलिफ़ के ऊपर आप ये पेश बना देते हैं, ये जो सिंबल होता है इसे कहते हैं पेश। तो ये हरकत की ये तीसरी किस्म है। एक हरकत है ज़बर, एक है ज़ेर और एक है पेश। अब पेश की जो आवाज़ है कि ये अलिफ़ की आवाज़ को ऊ बना देता है, ऊ, ऊ। अब ऊ जो है ये यू के साथ लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं उधर, ऊ से उधर, जैसे हमने इधर लिखा है इसी तरह उधर। इसी तरह हम लिखते हैं उम्मत, ऊ से उम्मत। इसी तरह ऊ से उफ़क़, तो ये ऊ की आवाज़ इस तरह बनती है। अब अगर देखा जाए कि अब और कौन सी आवाज़ निकल सकती है, कि अगर हम ई की आवाज़ को थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ हम छोटी याई को लगा देंगे। ठीक है, जैसे ई, ई, ई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डबल ई लिखेंगे तो फिर ये ई की आवाज़ पैदा होगी। जैसे ई से ईमान, ईमान। इसी तरह ई से ईसार,
ये इसार लफ्ज़ है, इसार का मतलब होता है कुर्बानी, ईसार। इसी तरह ईजाद, ईजाद। इसी तरह ईसाल, ठीक है। तो ये ई की आवाज़ पैदा करता है, ई। इसी तरह अगर अलिफ ज़बर आ है, अलिफ के ऊपर ज़बर है, तो ये अ की आवाज़ पैदा करता है। लेकिन अगर इसकी आवाज़ को लंबा करना हो, आ, तो हम क्या करते हैं कि इस ज़बर को हम बना देंगे मद, तो ये आ की आवाज़ पैदा करता है। तो जब आ हो जाएगा तो उस वक़्त हम डबल ए के साथ इसको लिखेंगे आ। जैसे हम लिखते हैं अलिफ मद आ मीम आम, आम। इसी तरह आदमी, आदमी। इसी तरह आप, अलिफ मद आ पे आप। तो हमने क्या किया कि अलिफ के ऊपर जब मद बनाया तो ये बन गया डबल ए के साथ इसको लिखा जाएगा आम, ठीक है। अगर मैं इसको आम लिखता हूँ तो मैं क्या करूँगा, डबल ए एम लिखूँगा आम, ठीक है। तो इस तरह है। उसके बाद है कि अगर आप पेश की आवाज़ को लंबा करना चाहते हैं, ओ की आवाज़ को ऊ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि अलिफ पेश आगे वाव को लगाएंगे तो ये ऊ बन जाएगा, ऊ। अब ऊ की आवाज़ जो कैसे निकलेगी, डबल ओ के साथ हम लिखेंगे तो ये ऊ की आवाज़ पैदा करेगा, ठीक है। फिर ऊ बनेगा। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं ऊन, अलिफ पेश वा, ऊ, आगे नून, ऊन। इसी तरह अलिफ पेश वा, ऊ, पेरे पर ऊपर। इसी तरह अलिफ पेश वा, ऊ, नून ऊन, चे अलिफ चा, ऊंचा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लंबा करके लिखेंगे। अब देखें असूल क्या है कि छोटी याय ने ई की आवाज़ को लंबा कर दिया है, ई। इसी तरह मद ने लंबा कर दिया है, आ। वाव ने लंबा कर दिया है, ऊ। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो लफ्ज़ हैं, ये तीनों हरफ हैं, सॉरी, ये क्या हैं, ये मद्दा हैं। मद का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लंबा करना, ठीक है। तो ये या मद्दा है, और इसी तरह ये अलिफ मद्दा है, और ये वाव मद्दा है। तो ये दूसरे हरफ की आवाज़ को लंबा कर देते हैं। अब देखते हैं कि एक और आवाज़ इसकी पैदा होती है अलिफ के साथ है, वो है ए। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर है और आगे बड़ी याय है तो ये कौन सी आवाज़ पैदा होती है, ए। अलिफ ज़बर ये ए, जैसे हम लिखते हैं एक। तो अब ए जो है ये कैसे आवाज़ पैदा होगी, इंग्लिश में क्या होगा, ए और आई, ए, ए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक, ठीक है, एक। इसी तरह ऐसा, ठीक है। तो ये ए की आवाज़ पैदा हो रही है। देखिए अगली जो आवाज़ है वो है अलिफ के ऊपर अगर ज़बर है और आगे वाव है तो ये कौन सी आवाज़ पैदा होगी, ये होगी ओ, ओ, ठीक है। तो ओ जो है ये सिर्फ ओ के साथ हम इसको लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं ओस, अलिफ ज़बर वा ओ, सीन, ओस, ओ एस के साथ, ठीक है। तो सिंपल है ये ओस। अलिफ को लिखने का तरीका ये देखें कि अगर आपने छोटे बच्चों को सिखाना है, ठीक है, तो छोटे बच्चों को आपने पहले उनको हवा में सिखाना है, ठीक है। जैसे ये अभी आप तस्वीर देख रही हैं, तो तस्वीर के अंदर क्या है कि एक बच्चा उंगली के साथ ऊपर से नीचे लाइन खींच रहा है, ठीक है। अलिफ की शेप साथ बना रहे हैं और साथ साथ वो पढ़ रहे हैं अलिफ अलिफ अलिफ, इस तरीके से होगा। उसके बाद है कि आप ट्रे में रखें रेत, और रेत जो ना रेत को फैला के तो बच्चा क्या करेगा, उंगली के साथ उसके ऊपर लिखेगा अलिफ अलिफ, सीधी लाइन वो बनाता जाएगा, अलिफ बनाता जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, ये स्कूलों में छोटे बच्चों को मोंटेसरी जो स्कूल होते हैं उसके अंदर सिखाने का तरीका है, ठीक है। अगर आम स्कूल भी हैं तो उसमें भी आप ये सिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेज़ के ऊपर आप वैसे भी सिखा सकते हैं उंगली के साथ, ठीक है, बग़ैर पेन के, वो भी आप सिखा सकते हैं। उसके बाद एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि जब बच्चों को ये अलिफ़ की पहचान हो जाती है तो आप ये तस्वीर के मुताबिक बच्चों को बिठाएं, आगे पीछे बच्चों को बिठाएं और बच्चों को बोलें कि आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करेंगे, एक बच्चा जो बिल्कुल एंड पे होगा उसकी कमर पे टीचर लिखेगी अलिफ़,
ठीक है। तो बच्चों ने बोलना नहीं है, टीचर लिखेगी ऐसे सीधी लाइन लगाएगी और जो आपने लाइन लगाई है वो अगले बच्चे के पीछे वो लाइन लगेगी, ठीक है ना। यानी कि बच्चा अगले वाले बच्चे की कमर पे अलिफ वो बनाएगा। फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चलते 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 जब आखिरी बच्चे तक पहुंचेगी ये वाली शेप, तो उस बच्चे ने इसकी शेप की जो आवाज़ है वो बनानी है, यानी कि उसने बताना है कि ये क्या लिखा है, अलिफ। समझा रही है मेरी बात की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करवानी है और याद करवाना है। अब देखें कि अलिफ को 4 लाइनों पे सिखाने का क्या तरीका होगा कि आपने पहली लाइन से स्टार्ट करना है अलिफ को और तीसरी लाइन पे ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये लाइन नंबर जो 3 होगी ये मास्टर लाइन कहलाती है। तो इसके ऊपर बच्चों ने इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी है आपने, ऊपर से नीचे अलिफ। 4 लाइनों पे सिखाने का मकसद ये होता है कि तमाम के तमाम बच्चों का जो अलिफ है वो एक ही साइज़ का बनेगा, उनका जो राइटिंग का जो स्टाइल है वो एक जैसा होगा, डिसिप्लिन होगा। तो उसमें यह है कि तमाम के तमाम जो क्लास है तमाम बच्चे वो एक ही तर्ज पे जो ना अलिफ लिखेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये अलिफ की आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी है। अगर सिंगल लाइन के ऊपर प्रैक्टिस करवाते हैं तो फिर अलिफ को आपने बताना है कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इन दोनों लाइनों के दरमियान से आपने अलिफ को बनाना होता है, ठीक है। यानी कि अलिफ की जो हाइट है वो क्या होगी, दोनों लाइनों का ये दरमियान। तो सबसे पहले बच्चों को सेंटर जो है ना वो बताना है आपने, और सेंटर को देखने के लिए बच्चों की प्रैक्टिस करवानी है कि बच्चों को पता नहीं चलता कि सेंटर कौन सा है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन दोनों लाइनों के दरमियान में बच्चों को पहले डॉट लगवाएं। इस तरीके से आप डॉट लगवा लें। डॉट लगवाने के बाद फिर आप अलिफ जो है ना वो बनाएं। इसी तरह आप जो वर्कशीट्स हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो आप ये है कि मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, तो वो आपने वर्कशीट जो है ना वो डाउनलोड करनी है। उसको आप प्रिंट आउट निकाल के उसकी फ़ोटो सेट करवा के आप बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अलिफ़ की प्रैक्टिस करवानी है। अलिफ़ को टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना। अक्सर स्कूलों में क्या होता है कि अलिफ़ को यूँ करके बनाया जाता है या बनवाया जाता है, तो इस तरीके से नहीं बनाना। अलिफ़ जो आम राइटिंग के अंदर आपने बिल्कुल सीधी लकीर ही बनानी है इस तरीके से। और अगर कलम कट मार्कर के साथ बनवाना है तो उसका ये तरीका होगा कि आपने अलिफ़ को इस लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है, हल्का सा टच करके, और यूँ दबा के आपने यूँ ले आना है नीचे। तो इसके लिए मार्कर कौन सा यूज़ करना है, एक तो आपने मास्टर कंपनी का 605 नंबर मार्कर यूज़ कर सकते हैं। सिग्नेचर कंपनी का ये कातिब 102 नंबर ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने छोटा मार्कर या छोटे कत वाला मार्कर यूज़ नहीं करना, यानी कि 604 नंबर मार्कर यूज़ नहीं करना। तो सिखाने के लिए या सीखने के लिए बेस्ट ये है कि आप चौड़ा जो कत है वो आप यूज़ करें 605 नंबर। तो ये देखें, हल्का सा टच किया फिर यूँ दबा लिया, और फिर इस तरीके से आपने अलिफ़ की प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को। तो बहुत छोटे बच्चों को आप कलम कट मार्कर की प्रैक्टिस ना करवाएं। ये कलम कट मार्कर की जो राइटिंग है ये कम से कम होनी चाहिए 5वीं क्लास या 6ठी क्लास से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, और इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करवा देनी है, ठीक है। तो ये है अलिफ़। जी, अब बारी है कि मद को बनाने का क्या तरीका होगा। मद आपने बच्चों को सिखाना है तो पहले आप क्या करेंगे कि पहले 4 लाइनों पे सिखाएंगे, ठीक है। तो 4 लाइनों पे आप किस तरीके से सिखाएंगे, ये देखें कि 1 2 3 3 लाइनों में आपने यूँ तिरछी लाइन पहले बनवानी है, ठीक है। बच्चे या तिरछी लाइन बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद आपने तिरछी लाइन से स्टार्ट करना है, दूसरी लाइन पे ऐसे ऊपर जाके साथ ही नीचे आ जाना, ठीक है। यहाँ से गोलाई करनी है, ये देखें जैसे गोल सर्कल बनाते हैं यूँ, यहाँ से भी जैसे गोल सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ से नीचे से गोलाई करके आपने ऊपर जाना है, साथ ही गोलाई करके नीचे आ जाना है। तो इस तरीके से आपने मद को बनवाना है, ठीक है। ये देखें यहाँ से गोलाई करके ऊपर, साथ ही नीचे। अब अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट के मद को यहाँ से ना ऐसे सीधा बना देते हैं, ये देखिएगा, यहाँ से सीधा शुरू करते हैं और सीधा ही ख़त्म करते हैं, तो ये गलत है। इसी तरीके से यहाँ से फिर तिरछी लाइन से आएंगे और ये ज़्यादा ऊपर जाके फिर यूँ बना देंगे, यानी कि ये दोनों बराबर कर देते हैं, तो इस तरह नहीं बनवाना। फिर अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से सही बनाएंगे लेकिन ये आखिरी हिस्सा यूँ सीधा बना देंगे, तो ये गलत है। आप कई स्टूडेंट यूँ भी करते हैं कि ये
तिरछी लाइन बनाते हैं, यहाँ से ऐसे गोल कर देते हैं, तो ये भी गलत है। ये देखें कितनी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो बहुत ही आसान है कि आप यहाँ से नीचे आएँ, गुलाई करके ऊपर जाएँ, साथ ही गुलाई करके नीचे आ जाएँ। जैसे सांप चलता है, सांप की शेप क्या होती है, यानी कि उसकी चाल क्या होती है, यूँ चलता है सांप, ऐसे। ठीक है, तो यही शेप जो है ना आपने बनानी है, जो सांप की चलने की शक्लें बनती हैं, आपने उस तरीके से बनवाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने मद की प्रैक्टिस करवानी है 4 लाइनों पे। जब अलिफ बनाएंगे, इसके ऊपर मद बनाएंगे आप इस तरीके से। अलिफ बनाएंगे तो 45 डिग्री के ज़ाविये पे आपने आना है इसकी सीध में। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से मद को बनवाना है। ये देखिए, जब इसके स्टार्टिंग पॉइंट से और अलिफ के स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान में पहुँच जाएंगे, फिर आपने यहाँ से उठा के तो अलिफ को बनाना है, ये सॉरी मद को। ये देखें इस तरीके से बनाएंगे तिरछी लाइन से। तो ठीक है, सिंगल लाइन पे भी इसी तरीके से दोनों लाइनों के दरमियान से आप अलिफ को ले आएँ और यहाँ पे मद को ज़रा साइज़ इसका छोटा बनाएंगे और असूल वही होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने बनवाना है अलिफ मद आ को। और अगर आप कलम कट मार्कर के साथ लिखवाती हैं तो फिर कैसे बनवाएंगे, फिर आपने ये करना है कि अलिफ बनाया यहाँ पे, ठीक है, और आपने इसकी सीध में आना है और यहाँ से ऊपर जाके साथ ही नीचे। ये देखिए ऐसे आना है तिरछा और ऊपर जाके साथ ही नीचे। तो इस तरीके से आपने मद को बनवाना है। ये देखिए दरमियान में से मोटाई होगी शुरू से और एंड से बारीक होगा अलिफ मद आ। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, और मद जो है ना ये एक लंबी तरह की भी होती है, मद लंबी शक्ल होती है इसकी। वो क्या है कि आपने नुक्ता मुदव्वरा को यहाँ से थोड़ा सा लंबा करके ले जाना है और फिर इसको बनाना है। कैसे, फिर देखें, यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे और यूँ लेकर आएंगे जैसे तलवार बनती है, इधर से बारीक और इधर से आगे से मोटाई, और एंड से आके फिर आपने इसको लगाना है। ठीक है, ये देखें ऐसे। तो ये दो तरह की मद जो है ना वो आप बनवा सकते हैं, चाहे तो ये छोटी मद इस्तेमाल कर लें, चाहे बड़ी मद इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मद को बनवाना है। अब आपको ये भी बता दूं कि छोटी मद कहाँ पे इस्तेमाल होगी और बड़ी मद कहाँ पे इस्तेमाल होगी। छोटी मद जो है ना, जब आप एक लफ्ज़ लिखते हैं यहाँ पे आग, जब आप आग लिखेंगे तो उस वक़्त क्या करेंगे कि आप मद छोटी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने गाफ की कशिश जो है ना वो बनानी है, कश बनानी है, ताकि ये पीछे जुड़े ना। और अगर आप लिखते हैं आप, तो उस वक़्त आपने इसको लंबा बनाएंगे और फिर इसमें खूबसूरती भी आएगी और ये जगह भी इसकी फिल हो जाएगी। इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, मददगार साबित होगी, और इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।